प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आगे अन्य स्टूडेंटों को बताइए और आगे तक पहुंचाइए। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 4 का भाग डी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पाठ बहुत लंबा है, बड़ा है, इसलिए मैंने इसे कई खंडों में बांटा गया है। पाठ का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, अर्थात कार्बन और उसके यौगिक। अब हम बात कर रहे हैं टॉपिक नंबर कार्बन के रासायनिक गुणधर्म। कार्बन के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहला टॉपिक होता है कार्बन का दहन। कार्बन का दहन, तो कार्बन के दहन में जब कार्बन को जलाया जाता है तो यह वायुमंडलीय O2 से अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड CO बनाता है। साथ ही प्रकाश एवं ऊष्मा प्रदान करता है। अर्थात जब कार्बन को जलाया जाता है तो यह वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करता है। अर्थात हम जानते हैं कि जब किसी ईंधन को जलाया जाता है तो वह केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलना संभव है। जब उसको जलाया जाता है तो वह वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है तथा साथ में प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लें, ये कोई कार्बन से युक्त वस्तु है अर्थात ईंधन है और यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। हम लिख देंगे दहन, अर्थात इसका कार्बन का दहन हो रहा है तो यह CO2 या CO बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी प्रकार मेथेन CH4 प्लस O2, इसको मेथेन बोलते हैं। जब इसका दहन किया जाता है तो यह CO2 प्लस जल प्लस प्रकाश व ऊष्मा प्रदान करता है। इसमें भी प्रकाश प्लस ऊष्मा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट तो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड दो हैं, एक है डाई यानी दो, मोनो यानी एक। ये अलग अलग क्यों बनती है, कैसे बनेगी? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनेगी? तो हम जानते हैं कि जब हम एक मोमबत्ती लेते हैं, हम एक प्रयोग पर विचार करते हैं कि हम एक मोमबत्ती लेते हैं और एक मोमबत्ती को एक गिलास के अंदर इस प्रकार जला के रखते हैं। तो मोमबत्ती कुछ समय जलकर फटफट की ध्वनि के साथ अर्थात यह बुझ जाती है या जलती रहती है और अधिक धुआं देती है, क्योंकि इस मोमबत्ती के चारों ओर से ऑक्सीजन पूर्ण रूप से अधिक मात्रा में नहीं मिल पाती। जब ऑक्सीजन पूर्ण मात्रा में अधिक मात्रा में नहीं मिल पाती है तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, अर्थात कार्बन ऑक्सीजन का एक ही अणु कार्बन से क्रिया कर पाता है, अर्थात ऑक्सीजन की कमी रह जाती है। जब इसी मोमबत्ती को जब हम बाहर जलाते हैं, खुली स्थान पर जलाते हैं, तो इसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन O2 प्राप्त होती है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है। इस प्रकार कार्बन के दहन से CO2 या CO व प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं आपके कार्बन के दहन से संबंधित बुक्स में एक क्रियाकलाप दे रखा है। क्रियाकलाप है
क्रियाकलाप यानी कि प्रयोग। प्रयोग है कि जब कार्बनिक यौगिकों अर्थात जिनमें कार्बन युक्त यौगिक हों, कार्बनिक यौगिकों को जलाया जाता है, जैसे नेफ्थलीन, कपूर, एल्कोहल, को जलाया जाता है तो इनसे प्राप्त परिणाम लिखिए। ये सभी यौगिक कार्बन युक्त है। कौन से यौगिक हैं? कार्बन युक्त। तो हम परिणाम प्राप्त करते हैं जब नेफ्थलीन एवं कपूर को जलाते हैं तो ये जलते समय धुआं उत्पन्न नहीं करते, अर्थात ये बिना धुएं के जलते हैं। किसके साथ? बिना धुएं के जलते हैं। जबकि एल्कोहल धुआं अधिक उत्पन्न करता है। यह इसका परिणाम है। एल्कोहल के कारण चूल्हे पर रखी तस्तरी धुएं के कारण काली हो जाती है। अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि नेफ्थल एवं कपूर को जलाते समय ये कम धुएं के साथ जलती है, अर्थात ये कोई अवशेष नहीं छोड़ती है, अर्थात इनका पूर्ण दहन होता है। जबकि एल्कोहल को जलाया जाता है तो ये अधिक धुआं उत्पन्न करता है, अर्थात ये अवशेष छोड़ता है, इसलिए इनमें ये अंतर है। इसका दूसरा बिंदु आता है
ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में धैन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है, अर्थात उनके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है। पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जा सकता है, अर्थात धैन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है, अर्थात उनमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त अर्थात पूर्ण ऑक्सीकरण पूर्ण धैन के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिनमें एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जा सकता है, जैसे CH2CHOH, ये एल्कोहल है। एल्कोहल को पूर्ण ऑक्सीकरण के द्वारा क्षारीय KMnO4 प्लस ऊष्मा यानी कि दहन व या अम्लीय K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट प्लस ऊष्मा अर्थात दहन से ऑक्सीकृत करके CH2COOH अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जा सकता है। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, जिन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं, जैसे पोटेशियम KMnO4 है, K2Cr2O7 है, पोटेशियम इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। इनमें ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इसलिए इन्हें ऑक्सीकारक कहा जाता है। इसका तीसरा बिंदु आता है संकलन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया में निकेल तथा पैलेडियम
नामक उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त यौगिकों को संतृप्त यौगिकों में बदलना संकलन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया? संकलन अभिक्रिया कहलाती है। निकिल तथा पैलेडियम उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। देखिए क्या लिखा है, निकिल तथा पैलेडियम नामक उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त यौगिकों, जो मैंने आपको बताया था एल्केन, एल्केन और एल्काइन। एल्केन श्रेणी संतृप्त यौगिकों के अंदर आती है। एल्केन श्रेणी जिसका सामान्य सूत्र था CnH2n+2, तथा एल्किन और एल्काइन श्रेणी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आती है, क्योंकि एल्केन श्रेणी के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों में डबल बॉन्ड एल्किन तथा एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जब इन्हें निकिल तथा पैलेडियम नामक उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त यौगिकों को संतृप्त यौगिकों में बदलना संकलन अभिक्रिया कहलाती है। निकिल तथा पैलेडियम उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक का मतलब है कि या तो उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। एक उत्प्रेरक होता है, एक तो होता है विष, उत्प्रेरक विष, और एक होता है उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक, जो उत्प्रेरक वर्धक होते हैं वो क्रिया को बढ़ाते हैं, क्रिया को बढ़ाते हैं। अर्थात अभिक्रिया जो होती है, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनको हजारों वर्ष लग जाते हैं, जिनको 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं, उनको उत्प्रेरक विष क्या करते हैं कि जैसे कुछ अभिक्रियाएं तेजी से होने लगती है, उन्हें ये उत्प्रेरक विष क्या करते हैं, अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। जिस प्रकार आचार हम रखते हैं, तो आचार को सड़ने गलने से बचाने के लिए हम उसमें तेल डालते हैं, ऑयल डालते हैं, तो ऑयल क्या करता है, उसको सड़ने गलने से रोकता है, तो वो उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। इसी प्रकार यदि हम किसी खाना पकाते समय यदि हम नमक सब्जी में जल्दी डाल देते हैं, कुछ समय पहले डालते हैं, तो वो तुरंत अभिक्रिया को बढ़ा देता है, अर्थात वो जल्दी पका देता है। इसी प्रकार यहाँ पर संकलन अभिक्रिया में निकिल और पैलेडियम जो उत्प्रेरक हैं वो उत्प्रेरक वर्धक होते हैं, अर्थात ये अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं और कुछ ही क्षणों में अभिक्रिया को पूर्ण करवा देते हैं। जैसे एथिल CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये निकिल या पैलेडियम नामक उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 असंतृप्त यौगिकों, असंतृप्त यौगिक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, को संतृप्त यौगिकों में बदल देता है।
CH3CH3, अर्थात ये बन गया एथेन। इस प्रकार संकलन अब आता है संकलन अभिक्रिया का उपयोग। इसका उपयोग वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदलने के लिए करते हैं। संकलन अभिक्रिया होती है जो वनस्पति तेल, जो पेड़ पौधे से प्राप्त तेल होते हैं, उनको वनस्पति घी में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। अब चौथा रासायनिक गुणधर्म आता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक अनअभिकृत, अर्थात ये बहुत कम क्रिया करते हैं, होते हैं, अर्थात ये बहुत कम अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये उपस्थित हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित, अर्थात अपने स्थान से हटाना, प्रतिस्थापित कर देते हैं। इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 प्लस Cl2 सूर्य का प्रकाश CH3Cl प्लस HCl बना देते हैं, अर्थात इसने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन ने संतृप्त यौगिकों में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया है, अर्थात प्रतिस्थापित कर दिया है, दूसरे स्थान पर स्थापित कर दिया है, इसलिए इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।